एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह और टॉपिक रहने वाला है आज का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी मैं कंप्लीट करवा दे रही हूँ। उसके बाद कंप्यूटर को भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर से भी क्वेश्चन किए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो चलिए फिलहाल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कम्प्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी किन के मत पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी किन के मत पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? आंसर हो जाएगा जीव समुदाय और वातावरण के। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नी नेस ने किया था। किसने? अर्नी नेस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? आंसर हो जाएगा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, कहलाता है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, कहलाता है पारिस्थितिक कर्मता। 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? बताएंगे। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक हैं? अपघटक, कवक और जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवहार का पिरामिड कैसा होता है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवहार का पिरामिड सीधा होता है, वही जलीय पारितंत्र में उल्टा होता है। जीवहार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है या फिर विपरीत दिशा में होता है? तो जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? परितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कहाँ स्थित है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, माफ करिएगा, पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर। सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र कहाँ है? तो महासागर में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में, पता होगा। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को सुरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को सुरक्षित के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हैं। कितने हैं? तो 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हैं। और पहला कौन सा था? तो नीलगिरी। इसे शामिल किया गया था 2000 में। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र यह कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण। और कहाँ है? बिहार में। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण को, सौर ऊर्जा को, सोलर रेडिएशन को। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। 10% का नियम किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर थे। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एटन के द्वारा। कहाँ के हैं? यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, ब्रिटेन के हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। सर्वाहारी को। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं?
पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन के रूप में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित की। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा, वन्यजीव कार्य योजना प्रारंभ करने वाला कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र, जो कि पहला राज्य है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? विश्व का प्रथम रामसर स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप कब? 1974 में कोबोर्ग प्रायद्वीप को शामिल किया गया था। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ईरान के स्थल है रामसर। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले ने। नेक्स्ट टॉपिक है वायोम एवं जैव मंडल, वायोम एंड बायोस्फीयर। ये सभी कंप्लीट करते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? वायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वायोम कौन सा है? तो जलीय वायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला वायोम कौन सा है? सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला वायोम टुंड्रा वायोम है। जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक एवं अजैविक घटकों। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। जो आसान है, मैं उसे फास्ट करके आगे बढ़ूंगी। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? एबोनी तथा महोगनी यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। साल, सागौन तथा शीशम किस वायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी वन वायोम के। साल, सागौन तथा शीशम मानसूनी वन वायोम के अंतर्गत आते हैं। किस वायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? किस वायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस वायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सबसे कम तापांतर अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वायोम में। अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन वायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस वायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक विषुवतीय वन वायोम में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र मानसूनी वायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। यूकेलिप्टस कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। सागर जल के नितल मतलब तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाले जीवों को बेथस कहा जाता है। बेंथस। रेंडियर किस वायोम का जंतु है? रेंडियर यह टुंड्रा वायोम का जंतु है। रेंडियर किस वायोम का जंतु है? टुंड्रा वायोम का। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वर्ष 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा। है कहाँ? देहरादून में है। लानोस तथा कैंपोस घास किस वायोम में पाई जाती है? लानोस तथा कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास वायोम में। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी करती है? आंसर हो जाएगा अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। अनुकूलतम वायोम की दशाएं किस वायोम में पाई जाती है? अनुकूलतम वायोम की दशाएं किस वायोम में पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन वायोम में। हाथी घास किस वायोम की एक प्रमुख घास है? एलिफेंट ग्रास या सवाना वायोम का।
किसी भी वायु में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? किसी भी वायु में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, सकल वायुमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस वायुओं को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? विश्व के किस वायुओं को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? आंसर हो जाएगा शीतोष्ण घास वायुओं को। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है? की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों? परितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। परितंत्र के अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। इस कारण से ही इसे संरक्षण करना अति आवश्यक है। पौधे की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के वायुओं में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन यह मानसून वन वायु में पाए जाते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? संक्रमण मंडल कहलाता है इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना चार्ल्स एल्टन ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वायुओं को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वायुओं को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता कहलाता है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसन ने किया था। वाल्टर जी रोसेन। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? जैव विविधता का भंडार कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-20 को किस रूप में घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-20 को किस रूप में घोषित किया गया है? जैव विविधता दशक रूप में। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मार्स ने। कब? 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक दृष्टि से अधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। इसे आप लोग करेंट के अनुसार से याद रखिएगा, लेकिन इसमें जो दिया गया है यह 36 दिया गया है। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या कितनी है? 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु। कब? 2003 में। जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ? चेन्नई में स्थापित किया गया वर्ष 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? लेह बेरी के नाम से प्रसिद्ध है शिबक थॉर्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? एम स्ट्रिप्स शब्द बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? भारत ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 2001 को। 23 जनवरी 2001। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह पूछ बानर, जिसे मकॉक कहते हैं, के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सिंह पूछ बानर के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में।
भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2002 में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिंडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? डोडो पक्षी। डोडो पक्षी यह उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरन में सहायक था। डोडो पक्षी जो था यह फल को खा करके उसके बीजों का अंकुरन में सहायता देता था, सहायक था यह। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र मतलब भारत म्यांमार की सीमा, पूर्वी हिमालय और सुडालैंड मतलब निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, सुडालैंड। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड़ियन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड़ियन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN से। IUCN से। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? IUCN। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड यह बल्लभगढ़ हरियाणा में है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेंगस है? एलुरस फ्लेंगस यह रेड पांडा का नाम। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? रेड पांडा के प्राकृतिक आवास उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यह हंगुल मृग के लिए है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। 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 धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनियम के रूप में। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनियम के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से? पौधों के जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघ की कुल संख्या 3682 हो गई है। 3682 कह सकते हैं 3682। वर्ष 2018 में 2967 ही था। 2018 में कितना था? 2967, लेकिन 2022 में 3682 हो गया है, 3682 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित 10। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय के रूप में, क्लाइमेक्स कम्युनिटी से हम लोग परिभाषित करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी है। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है नारियल को। नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर के वानगंगा तथा गंभीरी नदी प्रवाहित होती है। वानगंगा तथा गंभीरी नदी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? इन सिंटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन से स्थल सम्मिलित नहीं है? वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान, बोटेनिकल गार्डन। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? वनस्पतिक उद्यान। कृत्रिम जीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत होता है? किस विधि के अंतर्गत आता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत, एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत।
एक्सेस टू कंजर्वेशन के अंतर्गत। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो यह आता है एक्सेस टू कंजर्वेशन के अंतर्गत। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? जैव मंडल रिजर्व की संख्या है 18। जैव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? 18 है। यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 106, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है 573, वही टाइगर रिजर्व की संख्या है 55। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106, वन्य जीव अभ्यारण्य 573, टाइगर रिजर्व की संख्या है 55। इसे याद करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली किश्तवाड़ काजीनांग या कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दाचीगम, सलीम, किश्तवाड़ और काजीनांग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। वही वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो शीत मरुस्थल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। होकेरसर जम्मू कश्मीर, सुरिनसर और मानसर भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। यहाँ कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, जम्मू कश्मीर में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हेमिस और चांगथंग कहाँ है? तो लद्दाख में है। कालेसर सुल्तानपुर, कालेसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी कहाँ है? तो हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इंदर किला हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, खीरगंगा, पीन घाटी, शिमलवाड़ा, यह सब हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, खीरगंगा, पीन घाटी, शिमलवाड़ा, यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड को भी देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, स्थापना किया गया था 1936 में। अब तो नाम चेंज कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। गंगोत्री उत्तराखंड में, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, यह सब उत्तराखंड में है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? उत्तराखंड में है, 967 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व भी है, जिम कॉर्बेट और राजा जी, जिम कॉर्बेट और राजा जी है जो टाइगर रिजर्व है। राजस्थान, राजस्थान में है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स, ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। और वन जीव अभ्यारण्य माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार, यह सब राजस्थान में है। वही टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली भी कहाँ है? तो राजस्थान में। गुजरात, गुजरात में है गिर वन, मरीन है, मरीन कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक, वंसदा, यह सब कहाँ है? गुजरात में। वसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। वही राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान तो है ही है, और गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। समुद्री कच्छ खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा, गुजरात में है। बाघ रिजर्व यहाँ नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में संजय गांधी जो कि बोरीवली में है। पेंच जवाहरलाल नेहरू जिसे नाम दिया गया है। तदोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, चंदौली। संजय गांधी, पेंच, तदोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, चंदौली, यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। वन्यजीव ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड, फनसड, बोर, कालसुवाई, हरिश्चंद्र गण, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उमरेद पौनी, करहांदला, इसे याद रखिएगा। ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड, फनसड, बोर, कलसुवई, हरिश्चंद्रगढ़, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उमरेद पौनी, करहादला। और उसके बाद यहाँ पर टाइगर रिजर्व मेलघाट, तड़ोवा, अधारी, पेंच, सह्याद्री, नवगांव, नागजीरा, बोर। गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर या फिर मूल्यम महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, 40 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कर्नाटक में नागरहोल, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर, दंडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी, यह सब कर्नाटक में है। बांदीपुर, भद्रा, दंडेली, अंसी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर, यह सब का है, तो यह कर्नाटक में जो कि टाइगर रिजर्व है। केरल में अनाई मोदी, इराविकुलम, मथिकेटन 16, पुराम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली केरल में है। वन्यजीव अभ्यारण्य थर्डेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, इदुक्की, नियार, पुराम्बिकुलम, मलावार, पेरियार, वायनाड, यह केरल में है। टाइगर रिजर्व पेरियार और पुराम्बिकुलम। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। केवलादेव जो है साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। वह मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है।
मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव ही हैं। नेक्स्ट है और भी दिया गया है तेलंगाना में का सुब्रानंदा रेड्डी, महावीर हरिना वन स्थली, मुगरा वनी, यह सब कहाँ है तेलंगाना में। नागार्जुन सागर, प्राणहिता, किन्नेर शानी, यह भी कहाँ है तो तेलंगाना में। टाइगर रिजर्व कवल टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। तमिलनाडु इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, गुइडी, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, यह सब तमिलनाडु में है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए कोडाई कनाल, पॉइंट कैलीमार, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कालाकाड, वेंदाथंगल, वेलानाडु, मुदुमलाई, ये सब कहाँ है तमिलनाडु में। कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री विलुथुपुर मेघमलाई, सतमंगल, यह सब क्या है टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी, पाम्पीगोडा, श्री वेंकटेश्वर, यह आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, यह सब आंध्र प्रदेश में है। इसे खुद से देखिएगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, जिसे नाम चेंज कर दिया गया, संजय गांधी कर दिया गया, यह कहाँ है छत्तीसगढ़ में है। अचान कमर, सीता नदी, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, उदती, सीता नदी और अचान कमर क्या है टाइगर रिजर्व है। ओडिशा में भितरकनिका और सिमलीपाल, और याद रखिएगा भितरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया गौर्ज, सिमलीपाल, यह सब क्या है तो वन्य जीव अभ्यारण्य है। सिमलीपाल और सतकोसिया गौर्ज जो यह टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन, जल्दापारा, यह सब कहाँ है पश्चिम बंगाल। बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन, जल्दापारा, पश्चिम बंगाल। वन्यजीव अभ्यारण्य चपरामारी, वल्लभपुर, सुंदरवन और बुक्सा जो है टाइगर रिजर्व है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ है तो त्रिपुरा में। बाइसन त्रिपुरा में। गुमटी, सिपाही जाला, यह भी कहाँ है त्रिपुरा में। यहाँ टाइगर रिजर्व एक भी नहीं है। मिजोरम, मिजोरम में मुरलेन है। फवंगपुई है, फवंगपुई का नाम है ब्लू माउंटेन। थम्पा, थोरांट लांग, यह सब कहाँ है तो मणिपुर में। मुरलेन, फवंगपुई, दम्पा, थोरांट लांग कहाँ है मणिपुर में, माफ करिएगा मिजोरम में। मणिपुर में हो जाएगा केबुल लामजाओ और सिरोही। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मिजोरम में है मुरलेन, फवंगपुई और दम्पा, थोरांटलांग, जिसमें दम्पा जो है दम्फा या टाइगर रिजर्व है। मणिपुर में केबुल लामजाओ और सिरोही। नागालैंड में इटांकी और फाकिम नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, माउलिंग, पंखुई, सेसा, ऑर्किड। नामदफा, पक्के और कमलांग जो यह टाइगर रिजर्व है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी, रायमोना, दिहिंग पटकाई, यह सब असम में है। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी, रायमोना, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दीपोरविल, पूर्वी कार्बी एग्लॉग, लखोवा, यह भी कहाँ है असम में। मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग जो यह टाइगर रिजर्व भी है। सिक्किम में है कंचनजंगा और किताम, पंगोलखा, यह कहाँ है सिक्किम में। मेघालय में बालफक्रम, नोक्रेक रिज, गारो पहाड़ी में है नोक्रेक रिज। और भी है नोखैलम, सिजू, बाघमारा, यह सब कहाँ है मेघालय में। झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है। डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पींचे, पोपचंची, यह कहाँ है तो झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व है। डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोंच चच्ची कहाँ है तो यह झारखंड में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अपना बिहार में है। वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत सारे हैं, जैसे कि भीम बांध है, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला। उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। वखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। ओखला और पटना वन्यजीव अभ्यारण्य का उत्तर प्रदेश में। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, रानीपुर। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर, यह भी टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, फौंसिल, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, कूनो, यह सब कहाँ है मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वन्यजीव अभ्यारण्य बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल, यह सब कहाँ है मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व बहुत सारे, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय दुबरी, पेंच, वीरांगना दुर्गावती, यह सब क्या है तो यह सब हो जाएगा आपका टाइगर रिजर्व। अंडमान और निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कैंपबेल, गे,
गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक, यह सब कहा है अंडमान निकोबार में। वही वन्यजीव अभ्यारण्य टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य 96 जो कि कहाँ है, अंडमान निकोबार में ही। दिल्ली में असोला भाटी, इनका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है। तो क्लियर हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2020 से 2005 में प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, इंडियन राइनो विजन 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसे याद रखिएगा। इंडियन राइनो विजन 2020 को कब प्रारंभ किया गया था, 2005 में। ये पूरा नाम है इंडियन राइनो विजन 2020। ठीक है भाई, इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं एक बार मौका दे देती हूँ, खुद से रिवीजन करिएगा तो याद हो जाएंगे, नहीं तो आपके नोटबुक में तो होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट है, यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को पहली बार शामिल किया गया था। यह है कहा, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सीमा पर सम्मिलित किया गया था वर्ष 2000 में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2001 में शामिल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 2001 में शामिल हुआ, नंदा देवी उत्तराखंड 2004 में, नोकरेक मेघालय में 2009 में शामिल हुआ, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009 में यूनेस्को में शामिल, सिमलीपाल उड़ीसा 2009 में शामिल हुआ, अमरकंटक अचान कमर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ सीमा पे होगा 2012। अमरकंटक हो जाएगा मध्य प्रदेश और अचान कमर हो जाएगा छत्तीसगढ़ 2012। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013। अगस्त मलाई तमिलनाडु में है, इसे 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में है 2018 में, पन्ना मध्य प्रदेश में इसे 2020 में शामिल किया गया। तो इसे याद रखिएगा, 12 को शामिल किया गया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित किया गया था वर्ष 1986 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? प्रजनन कार्यों में किया जाता है अनुवांशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है? अरीबादा कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोषणा प्रक्रिया है। अरीबादा क्या है? तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोषणा प्रक्रिया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ओस्लो, नॉर्वे। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? मध्य प्रदेश में। जैव सुरक्षा का कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। जैव विविधता का कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। आगे है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर, गुजरात। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थापित हुआ था 1936 में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इससे पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। हेली राष्ट्रीय उद्यान था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? पक्षियों के लिए कजिन द्वीप सेशल्स। कजिन द्वीप जो कि कहाँ? सेशल्स। पक्षियों के लिए आरक्षित है कजिन द्वीप सेशल्स। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? वेदाथंगल, तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा के लिए कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वतारोहियों ने खोजा था? फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? फ्रैंक स्माइथ और होल्डस्वर्थ ने। फ्रैंक स्माइथ और होल्डस्वर्थ ने। किसे गंगा के टाइगर के उपमा दी जाती है?
किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? डॉल्फिन को। प्रमुख पक्षी अभयारण्य दिया गया है, जैसे कि खाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है, रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य मांड्या कर्नाटक में, वेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु, नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य नेल्लौर आंध्र प्रदेश, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा। सलीम अली पक्षी विहार चेराव मांडवी नदी के पास गोवा में है। सलीम अली पक्षी विहार चेराव मांडवी नदी के पास गोवा। कौंडिन्या पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश। कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ है? चित्तूर आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास ओडिशा में है। कुमाराकोम पक्षी विहार या व्यवनाथ पक्षी विहार कोट्टायम केरल में है। कुमाराकोम पक्षी विहार या व्यवनाथ पक्षी विहार कहाँ है? कोट्टायम केरल में। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। एक बार फिर से, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? जोसेफ फोरियर ने। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं के दस्ता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं के दस्ता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? सर्वाधिक जलवाष्प। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। कल ही हमने प्रैक्टिस सेट में करवाया था कि पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ है वर्ष 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। मेथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD के द्वारा। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। हिम तत्व मतलब आइस कोर जो है किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। आगे है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? समोच्च बांध, अनुपद संचयन एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था? कानकुन सम्मेलन में, मैक्सिको 2010 में। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जिनेवा, स्विट्जरलैंड वर्ष 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती है? वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती है हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक ताप के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? वैश्विक तापन के कारण
अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों के अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से नियत करनी पड़ेगी? इटली तथा स्विट्जरलैंड। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इसका समय घंटे 8:30 PM से 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2021 में 27 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। अर्थ आवर कब मनाया गया? 27 मार्च 2021 को। इसमें 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? 8 अगस्त 2017 को। IPCC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? बताइएगा। IPCC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। वर्ष 1990 में। IPCC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1990 में। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से लगभग 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से लगभग 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पॉल्यूशन। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल की खोज किसने की? G.W. केंट मूर ने खोज की थी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज किसने की? ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? ओजोन परत को किस इकाई में? डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CFC, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोजन 1211, 1301 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से भी कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव न्यूनीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण। जैव न्यूनीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? द्वितीयक प्रदूषक हैं। द्वितीयक। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणामस्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणामस्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड, सीसा। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दी जाती है क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा जैव विघटित प्रदूषक।
ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। पीएच मान कम हो जाता है। मतलब कि अम्लीयता बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग? एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन से। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भारी जल माफ करिएगा रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन समानता मेफ्रॉन बॉन्ड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये समानता हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसे। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन समानता मेफ्रॉन बॉन्ड नाम के अंतर्गत किया जाता है। इस समानता हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय जैवोपचार कहलाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय जैवोपचार एक्स बायो रिमेडिटेशन कहलाता है। बायो रिमेडिटेशन कहलाता है। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। फाइटो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। फाइटो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसॉन ने की थी। ओजोन परत की खोज किसने की है? चार्ल्स फैब्री तथा हेनरी बुसॉन। चेरनोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल की घटना हुआ था यूक्रेन में 26 अप्रैल 1986 को। कार्बन मोनोऑक्साइड से दुष्प्रभाव होते हैं स्वास्थ्य संबंधी रोग। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्र संबंधी समस्याएं। धूल कण से यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचता है। सीसा से कैंसर होते हैं। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबिनिया रोग होता है। मिथेनोग्लोबिनिया रोग हो जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने के लिए। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम के परागकणों से कौन सा रोग होता है? पार्थेनियम गाजर घास के परागकणों से चर्म रोग एवं दमा रोग। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं? वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? उष्मीय प्रदूषण होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉल्यूइन एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर। सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियासिस।
कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग, न्यूमोकोनियासिस रोग हो जाता है। भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में विसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? विसिनोसिस रोग कपड़ा उद्योग। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी से। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी। जलकुंभी पश्चिम बंगाल में आतंक मचाए हुए है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेनोटोसिस नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? परावैंगनी विकिरण से संवेदनशील व्यक्तियों को। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल फेफड़े को प्रभावित करता है, शीशा मस्तिष्क को, पारा उदर को, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को। ठीक है भाई। इंडोर वायु प्रदूषण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस जो है, प्रदूषक जो है रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना हुआ था वर्ष 1972 में। सदस्य है 193, मुख्यालय है नैरोबी। इसका उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। नेक्स्ट है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका गठन किया गया था IUCN का 1948 में। मुख्यालय है ग्लाड, स्विट्जरलैंड। सदस्य हैं 1300। यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट है वन पादप एवं जंतुओं के संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन। स्थापना वर्ष 1973। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य 183। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। नेक्स्ट है वन जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अधिसमय। वन जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। स्थापना 1979। मुख्यालय बॉन, जर्मनी। सदस्य 313। विश्व वन्यजीव कोष गठन किया गया था। विश्व वन्यजीव कोष का वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का WWF का 1961 में। सदस्य हैं 100। मुख्यालय है इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। उद्देश्य या पर्यावरण सुरक्षा, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसका स्थापना किया गया था वर्ष 1922 में। सदस्य है 121। मुख्यालय है कैम्ब्रिज, UK। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का गठन किया था वर्ष 1974। मुख्यालय वाशिंगटन DC। ग्रीन पीस का गठन वर्ष 1971। मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। वेटलैंड इंटरनेशनल का गठन वर्ष 1996। मुख्यालय वेजनीजन, नीदरलैंड्स। रॉटरडम कन्वेंशन हुआ था 1998। रॉटरडम कन्वेंशन स्थापना 1998। सदस्य देश 157। मुख्यालय रॉटरडम, नीदरलैंड। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 2001 में। मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन। सदस्य हैं 152। बाकी इसका डिटेल देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब है विविध, लास्ट टॉपिक है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पगमार्क तकनीक का प्रयोग वन जंतु की जनसंख्या के आकलन के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से है। रियो डी जेनेरो के पृथ्वी समय 1992 में प्रस्तुत किया गया था एजेंडा 21 से। इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया प्रमाणन चिन्ह। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत के पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी, तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। 1987 में अनिल अग्रवाल को दिया गया और किसे दिया गया? 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? सिएरा लियोन। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को। प्रैक्टिस सेट में आया था, चिपको आंदोलन से संबंधित है।
किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1982 में किया गया। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुआ? वर्ष 2008 में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन है। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा था? पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन जीव कोष का शुभंकर है? यह हो जाएगा पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर पांडा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? महासागर विकास मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इसका नाम महासागर विकास मंत्रालय था। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1993 में। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। आंदोलन और संबंधित व्यक्ति। चिपको आंदोलन से संबंधित रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। मैती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन से संत जाभोजी। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध रहा है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो, वर्ष 1992 में। तो वीडियो हो गया कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे शेयर करके मेरा हेल्प कर सकते हैं। लास्ट है अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो पहला तो मध्य प्रदेश ही है 785, दूसरा स्थान कर्नाटक का है 563 और उत्तराखंड का तीसरा स्थान है 560। नेक्स्ट है कृषि वैज्ञानिक M.A. स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। तो क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।